हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में, और इसको हम लोग पूरा डिटेल से हालांकि पहले ही बात कर चुके हैं और मैंने कल आपको बताया भी था कि ये जो है सीधा सा जो चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जो भारत था जब हम आज़ाद होते हैं उसके बाद से कैसी हमारी विदेशों के साथ क्या स्थिति थी, इसके बारे में देखेंगे कि विदेशी जो राष्ट्र थे उनसे हमारे किस तरीके के रिलेशंस थे, कैसे संबंध थे। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर पे पूरा समझने वाले हैं डिटेल से। अभी इसका जो स्टार्टिंग में हमने कुछ बातें की थी कि किस तरीके से मतलब सिचुएशन क्या क्या बनी। पहले ये होता है ना कि हम उसका रीजन समझेंगे कि क्या कैसे है और कितने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठनों के आधार पर किस तरीके से। हालांकि इस जो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इससे पहले आपने जो कोल्ड वर्ल्ड वार हमने पढ़ा है उसमें भी हमने देखा है कि कैसे शीत युद्ध जो गुटनिरपेक्षता उसका गठन कैसे होता है, और उससे पहले किस तरीके की सिचुएशंस थी। पहले कि सेकंड वर्ल्ड वार होता है, उसके बाद जस्ट तुरंत बाद ही कोल्ड वार होने लगता है और वहाँ पे दो वर्चस्वशाली राष्ट्र जो होते निकलते हैं। उसके बाद से यूएसएसआर था उसका खात्मा कैसे होता है। हालांकि ये पूरी चीज़ें हम लोग डिटेल से कर चुके हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, आप लोग जो इसके प्रीवियस वीडियो हैं तो प्लेलिस्ट में आपको बेशक मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तभी सारी चीज़ें आपकी क्लियर भी होगी, क्योंकि अभी तो मैं कह रही हूँ कि हम पढ़ चुके हैं तो आपको लग रहा होगा क्या पढ़ चुके हैं। इसलिए आप लोग पीछे से जो भी स्टार्टिंग से देखेंगे तब आपको बातें क्लियर समझ में आती जाएंगी। और ये कॉन्सेप्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कल ही आपको सिलेबस बताया था कि यूनिट 17 से लेके 20 तक का पूरा आपका दिया गया है। किसका? सीधे सीधे बात की गई है इंटरनेशनल रिलेशन की, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल जो रिलेशन है आईआर की बात की गई है। इनमें से यही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि किस तरीके से हमारे विदेशों के साथ संबंध है। और हाँ, आप में से मुझे नाम याद नहीं है तो जो भी पूछे थे कि मतलब एमपीपीसीएस के लिए तैयारी करनी है तो उनके लिए मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि हम भी एमपी से हैं और आपको पूरा डिटेल में बता दूंगी क्या कैसे करना है। सो पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो इसमें क्या था कि गुटनिरपेक्षता की नीति। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में मतलब कि कोई स्वतंत्र घटना नहीं है। जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, कैसे आंदोलन चल रहे थे, देखिए हुआ क्या था कि हम औपनिवेशिक सत्ता यहाँ पे हमारे देश में राज्य कर रही थी। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। इससे छुटकारा पाने के लिए हमने कई सारे आंदोलन किए, जिसे आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो ये यही बताया गया कि कोई स्वतंत्र घटना यहाँ पे नहीं थी। पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहे थे। दैट मीन्स कि हम इकलौते ऐसे नहीं थे कि जहाँ पे हम लोग ऐसा संघर्ष वगैरह कर रहे थे। ऐसा पूरा हमारा वर्ल्ड था जो कि क्या कर रहा था, हर जगह पे। मैं आप कल का वीडियो देखिएगा, उसमें सारी चीज़ें बता चुकी हूँ कि किस तरीके से जो औपनिवेशिक एक ये यूरोप वाले हैं ना, हर जगह पे इनका बेड़ा निकला था। हर जगह जगह पे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे दक्षिण अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, एशिया हो, हर जगह ये पहुँचे थे, ठीक है। और इनका मेन मकसद तब शासन करना नहीं था। जब ये वहाँ से निकले थे, ये था कि जगह जगह से आप अच्छी अच्छी चीज़ों को लाओ और हम अपने यहाँ का विकास करेंगे। इनका मेन टारगेट बस इतना था, व्यापार करना और अपने देश का डेवलप करना। कि हम कहीं पे अनाज अच्छा मिल रहा है, कहीं पे लौह पदार्थ अच्छा है, कहीं पे सोना अच्छा है, जहाँ से जो भी मिल रहा है आप वहाँ से लाइए और हम यहाँ पे अपना अच्छे तरीके से अपने देश का राष्ट्र का विकास करेंगे। इनका बस इतना पर्पस था। लेकिन धीरे धीरे जब ये जाते हैं और इनको पता चलता है कि भैया ये तो मतलब क्या है, गोरी चमड़ी वाले तो थे ही। और आपको पता है कि इंसान मतलब जो देखने का पहला अट्रैक्शन होता है हमारा किस पे होता है, ज़्यादा फोकस किस पे होता है। हम भी गोरे होना चाहते, आप भी गोरे होना चाहते, कोई भी हो इंसान, उसे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यदि उसका थोड़ा रंग यदि डार्क हो गया, हमारा हो या आपका किसी का भी, तो हमारे मन में थोड़ी सी हीन भावना आ जाती है। अफ्रीका जाएंगे यहाँ ब्रिटेन वाले, तो आपको क्या लगता है कि जब इंडिया में ऐसा मान लिया गया था कि ये क्या आए हैं, एक तो अंग्रेजी बोल रहे थे, ऊपर से समझ नहीं आ रहा था कि क्या था, और बड़े सुंदर सुंदर से दिख रहे थे गोलू मोलू से। तो अब लोगों को लगा, उन्होंने कहा जब देखा कि यहाँ के तो कुछ अलग ही रंग बिरंगे टाइप के दिख रहे हैं और उधर के तो सब एक ही साइड के दिख रहे थे। मतलब जैसे ये यूरोप है ना, यहाँ एशिया था, ये अफ्रीका था, ये ऑस्ट्रेलिया, ये उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। यहाँ अब देखिए इक्वेटर तो यहाँ से जा रहा है। अब जब इक्वेटर यहाँ से, तो अफ्रीका वाले तो अच्छे खासे बढ़िया से ब्लैक कलर के होंगे, और इधर के हम लोग भी मतलब हर एक का, हमारे इंडिया में सबका जो रंग रूप है वो अलग अलग है।
यानी कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई ज़्यादा काला है, कोई ज़्यादा सांवला है, कोई ज़्यादा ही गोरा है, तो वो सबका अलग अलग है, ठीक है, कि सबका बनावटी अलग अलग है। लेकिन चाइना के हर लोगों का एक ही तरीके का उनका जो फेस का कट होता है वो कहीं ना कहीं आंखें छोटी होती है, मंगोलाइट टाइप का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। आप बेशक पहचान जाएंगे कि चाइना के हैं। एंड इंडिया में भी जो पूर्वोत्तर भारत के लोग हैं ना, उनको भी आप समझ जाएंगे कि इनका बॉर्डर पक्का चाइना से लगता होगा, तभी इनका थोड़ा सा जो फेस कट है ऐसा है। ये नहीं, जियोग्राफिकल रीजन होता है, ठीक है। अब यहाँ वाले ये तो यहाँ से एक कट है, सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे पड़ेगी सूर्य की सीधी किरणें तो यहाँ तक जा नहीं पाती। अब ये बेचारे होते हैं सारे के सारे एक जैसे होते हैं, सबके सब क्या होते हैं एकदम से मतलब सफ़ेद ही होंगे, काले आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। हर जगह ये गए, लोगों को लगा वाह यार कितने खूबसूरत से आए हैं। और ये क्या कहते हैं, इंडिया में भी आके कहते हैं कि हम भगवान के दूत हैं आप लोगों को मोक्ष प्राप्ति के लिए, क्योंकि कुछ प्रचार प्रसार इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी आए थे। तो इन्होंने कहा कि हम आप लोगों को मोक्ष प्राप्ति कराएंगे और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे, क्योंकि भगवान ने हमें आपका राजदूत बना के भेजा है। अब लोगों को लगा कि सही, मतलब इस दुनिया में तो हमने ऐसा देखा नहीं, उतना आवागमन वाला जो रास्ता था नहीं कि हम यहाँ से फटाक से अमेरिका पहुँच जाएं या यूएसए पहुँच जाएं या कनाडा पहुँच जाएं, तो ये तो सुविधाएं थी नहीं। अब हम जिस इलाके में रह रहे थे वहाँ हमें सब ब्लैक ही ब्लैक दिख रहे थे, और वो अलग से एक आ गया बंदा ऐसा जो कि बिल्कुल वाइट था। अब हमें क्या लगा कि पक्का ये तो भगवान ने ही भेजा होगा, क्योंकि हमारे इलाके में तो ऐसा है नहीं। मतलब हमने समझ लिया कि दुनिया में ही ऐसा कोई नहीं है, यही एक था जो भगवान ने ही भेजा होगा, और ये इसीलिए इतना खूबसूरत है। और लोगों ने बस उनकी जाल में आ गए, और ये व्यापार करने तो आए थे, लेकिन समझ में आ गया कि ये तो मतलब यहाँ की जनता को हम कुछ भी कर सकते हैं। और उसी का नतीजा हुआ कि हर एक देश में, विदेश जितने भी हमारे वर्ल्ड की कंट्रियाँ हैं, वहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं थी, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए अपवाद, बाकी हर जगह इन्होंने शासन सत्ता चलाई है। गए तो व्यापार करने थे, व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सब में इन्होंने इंटरफेयर कर दिया, क्योंकि ये समझ चुके थे कि लोग किस तरीके के हैं और वो क्या चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आई होप कि थोड़ा सा आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके आगे क्या होता है कि इस आंदोलन का असर एशिया और अफ्रीका के कई मुक्ति आंदोलनों पर हुआ, क्योंकि जहाँ जहाँ जाएंगे वो तहाँ तहाँ ही हमें आंदोलन करना पड़ेगा। और बाद में समझ में आ चुका था ना कि ये तो हमारा यहाँ पे खून चूसने वाला काम कर रहे हैं, कोई भगवान भगवान नहीं है। और इसमें क्या हुआ कि आज़ादी मिलने से पहले भी भारत के राष्ट्रवादी नेता दुनिया के अन्य उपनिवेशों में मुक्ति संग्राम आपका जो था वो चला रहे थे और नेताओं के संपर्क में थे। और ये सभी नेता आखिर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक साझी लड़ाई लड़ रहे थे। और नेताजी जो थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी, इन्होंने क्या किया था कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी, इसका नाम आप लिख लीजिए, जो आपका ये दिया गया है इंडियन नेशनल आर्मी जो दिया गया है, तो प्लीज़ इसका आप लोग नाम लिख लीजिएगा, यानी कि INA, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है। कई बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्या है, INA, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था, किसके द्वारा किया गया था, तो आपको बस इतना लिखना है कि सुभाष चंद्र बोस, और इसके आगे ये लिखना है कि इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ था कि इससे साफ साफ जाहिर होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के संबंध विदेशों में रह रहे भारतीयों से बन चुके थे, यानी कि जो आपके सुभाष चंद्र बोस जी थे वो भारत में ये इंडियन नेशनल आर्मी का गठन नहीं किए थे, ठीक है। तो सीधा सा है कि यहाँ पे यदि ये भारत के रह रहे हैं कहीं विदेश में, तो वहाँ पे भी लाला लाजपत राय या अदर नेता जो थे, ये सारे के सारे नेता क्या करते हैं कि जो यहाँ कर पाते हैं तो ठीक है, जो नहीं कर पाते। और सुभाष चंद्र बोस जी ने जब गांधी जी को पिता की उपाधि दी थी, यानी कि राष्ट्रपिता कहा था उन्होंने, तब भी वो भारत में नहीं थे। वो रेडियो के थ्रू उन्होंने कहा था कि ये हमारे राष्ट्रपिता हैं। और खैर उसकी भी कहानी एक लंबी है, या तो उन्होंने अच्छे शब्दों में कहा या कुछ व्यंग भरी बातों में, जो भी था। तो क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्शन हुआ था, तो आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्शन में गांधी जी किसी और के सपोर्ट में थे और सुभाष जी अलग थे, काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी मिलती है। लेकिन गांधी जी मतलब थोड़ा सा रुष्ट होते हैं, तो नेताजी फिर क्या करते हैं, वो अपना पद छोड़ देते हैं।
एक तो पहले वो वहाँ पे IFS के या ICS, वहाँ पहले ICS बोला जाता था, जो अभी IAS बोला जाता है, उसके अधिकार मतलब उसमें सिलेक्शन उनका हो चुका था। उसे छोड़ के ये राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं, राजनीति में आते हैं और राजनीति में भी फिर वो नहीं रहते, मतलब छोड़ देते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे कि किसी राष्ट्र की जो विदेश नीति है, तो विदेश नीति से उसके अंदरूनी और बाहरी जो सरोकार होते हैं ना, उनकी हमें स्पष्ट झांकी दिखाई दे जाती है। हमारे देश की राजनीति साफ तौर पे बता देती है कि हमारे विदेशों से क्या संबंध है, कैसे रिलेशन है। और भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, जिन उदात्त विचारों से प्रेरित था, उनका असर भारत की विदेश नीति पर भी काफ़ी गहरा पड़ा था। और इससे क्या हुआ था कि भारत को जिस वक्त आज़ादी हासिल हुई, उस समय शीत युद्ध का दौर शुरू हो चुका था, क्योंकि 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है और उसके जस्ट बाद ही शीत युद्ध स्टार्ट हो जाता है। अब जब शीत युद्ध स्टार्ट हो ही जाता है, 1962 तक शीत युद्ध चलता है, ठीक है। अब जब इसमें स्टार्ट वो हो ही चुका है और उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, अभी आज़ादी के लिए तो लड़ ही रहे थे। और यहाँ पे 1947 में हम आज़ाद होते हैं और 1945 के बाद से शीत युद्ध चालू हो चुका था। तो इसमें यही बताया गया है कि जिस टाइम हम आज़ाद हुए थे, उस टाइम क्या चल रहा था, पूरी दुनिया में शीत युद्ध का दौर चल रहा था। यानी कि ऐसी स्थितियाँ थी कि अब तीसरा वर्ल्ड वार होने वाला है। और शीत युद्ध का सीधा सा मतलब है युद्ध होते होते नहीं हुआ, मतलब कि युद्ध की स्थितियाँ बिल्कुल पूरी तरीके से बन चुकी थी कि होना ही होना है, बट बुद्धिमत्ता थोड़ा बहुत इन्होंने दिखाई और युद्ध बच गया, नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि समकालीन विश्व राजनीति में भी हम लोग देखे हैं कि शीत युद्ध के दौर में दुनिया के देश दो खेमों में अच्छे मतलब बढ़ चुके थे। एक था USSR था, एक था अमेरिका। और इसके बाद क्या हुआ कि दोनों खेमों के बीच विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी था। हर तरीके का जो वहाँ पे द्वंद्व चल रहा था, हर तरीके का था। लेकिन देखिए, मतलब फैक्ट है ये कि जो 1945 में मित्र थे, जस्ट बाद ही वो क्या हो जाते हैं, शत्रु हो जाते हैं। मतलब क्या था, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है, दोनों ही ये था कि वेपन से हम भी लैस है, अमेरिका को लगता था कि हमारे पास भी कोई कमी नहीं है, तो ये सोच रहे थे कि भैया अब किसी एक को तो ख़त्म होना पड़ेगा, एक का ही चलेगा। और फिर मतलब फाइनली वही हुआ, एक को ख़त्म होना ही पड़ा। रसिया फिर पूरे अच्छे तरीके से ही, सोवियत संघ जो था, उस टाइम पे रसिया नहीं था, सोवियत संघ बोला जाता था, क्योंकि उसमें कई सारे राष्ट्र शामिल थे, तो फिर वो ख़त्म हुआ ही आखिर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें जो टकराव तो चल ही रहा था और संयुक्त राष्ट्र संघ भी अस्तित्व में आया, इसी टाइम पे आया था, UNO, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि परमाणु हथियार का निर्माण शुरू हुआ। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। चीन में कैसी आज भी चल रही है, ठीक है। उसके बाद औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी इसी दौर के मतलब इसी दौर में आरंभ हुई थी और भारत के नेताओं को अपने राष्ट्रीय हित इसी संदर्भ के दायरे में साधने थे। अब भारत के नेता जो थे कि राष्ट्रीय हित जो भी था हमारा, हमें विश्व के साथ कैसे रिश्ते बनाने हैं, वो हमको अब सोचना था कि भैया अब हमें क्या करना है। अब ये देखिए, ये तो गुटनिरपेक्षता की बात हुई कि इसका मतलब अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि गुटनिरपेक्षता क्या है, ठीक है। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में ही ओवरऑल समझा दिया कि गुटनिरपेक्षता ये था कि आपको या तो अमेरिका में शामिल होना है या सोवियत संघ में शामिल होना है जब शीत युद्ध स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद से, क्योंकि ये दो ही अस्तित्व में आ चुके थे और दोनों ने ही युद्ध मतलब करना बंद कर दिया बाद में, और दोनों का ही यही था कि कोई जितनी भी कंट्रियाँ विश्व में, वो या तो सोवियत संघ में शामिल हो या तो अमेरिका में शामिल हो। लेकिन भारत ने बुद्धिमत्ता दिखाते हुए, और भारत के साथ एक दो मतलब 5 कंट्रियाँ थी, उसके बाद से फिर और कंट्री ऐड होती गई, उन्होंने कहा कि हम किसी में नहीं ऐड होंगे, हम एक अपना अलग से वो गुटनिरपेक्षता आंदोलन चलाते हैं और वहाँ पर अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं कि हम ना भारत में शामिल होंगे, सॉरी ना पाकिस्तान में शामिल होंगे, ना हम अमेरिका में शामिल होंगे और ना ही हम रसिया में या सोवियत संघ में शामिल होंगे, ठीक है। अब देखिए नेहरू की क्या इंपॉर्टेंस थी यहाँ पे। नेहरू जी जो थे, इन्होंने क्या किया था कि जो ये भारत के, तो आपको पता है कि पहले प्रधानमंत्री हैं, और नहीं पता तो बहुत ही मतलब छोटी बात, नहीं पता आपको पता होनी चाहिए, और नहीं पता तो लिख लीजिए, अच्छी बात होगी। यहाँ पे क्या हुआ था कि राष्ट्रीय एजेंडा तय करने के निर्णायक भूमिका निभाई। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। एक बात बताइए मुझे कि प्रधानमंत्री तो बने थे भारत के, लेकिन जब ये किस मतलब कि आपको पता होगा ना कि इलेक्शन कब हुए थे, 1950-51 में हुए थे, ठीक है, 51 में हुए थे, 52 में।
प्रधानमंत्री कब बन गए थे कि या ये घटना कब की चल रही है, तो थोड़ा सा इस पर नज़र दौड़ाए रखिएगा जब भी बात करें ना। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कहानी या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि शीत युद्ध 1945 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन जब नेहरू जी प्रधानमंत्री की बात की जा रही है तो समझ के चलिए कि यहाँ पे जो शीत युद्ध तो स्टार्ट हो चुका था लेकिन 1962 तक था। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ एग्जैक्टली राइट है, क्योंकि उस टाइम वो प्रधानमंत्री नहीं थे, एक संविधान सभा के मेंबर थे, प्रधानमंत्री जैसा कोई वो नहीं था, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आपको देखना है। और यहाँ पे विदेश मंत्री भी थे, किस तरीके के इलेक्शन वगैरह जो भी इंडिया में हुए थे, क्योंकि जब संविधान सभा थी उसमें भी अलग अलग लोगों को अलग अलग पोस्ट सौंपी गई थी। आप पढ़ेंगे अंतरिम सरकार के रूप में भी कुछ आपको लक्ष्मीकांत सारा डिटेल पढ़ने को मिलता है। तो इन्होंने क्या किया कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ये दोनों ही थे, और 1946 से 64 तक इन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। कब से? 1946 से 1964 तक इन्होंने ये काम किया। अब क्या हुआ कि ये जो रचना थी यहाँ पे इन्होंने तो ठीक है काम किया, और नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे। कौन कौन से थे? कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, यानी कि जो इतने कठिन परिश्रम के बाद हमें संप्रभुता मिली है उसको क्या करना? बचा के रखना, पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। इनका ये भी था कि हमें क्षेत्रीय अखंडता बना के रखनी है, क्योंकि पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि राज्य ऐसे नहीं थे जैसे अभी दिख रहे हैं। और 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हो गया था, याद रखिएगा आप, ठीक है। और 1964 तक की यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसलिए ये क्या कर रहे थे कि इनमें जो हमारी अब अखंडता बन चुकी है तो इन्हें हमें बर्बाद नहीं करना है, और इसमें आर्थिक विकास भी हमें करना है। दूसरा इनका टारगेट था। तीसरा क्या था? इन उद्देश्यों को गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। और उन दिनों देश के मतलब कुछ पार्टियां और समूह जो हमारे थे वो कुछ ऐसे भी थे कि जिनका मानना था कि भारत को अमेरिका मतलब कि अमेरिकी खेमे के साथ ज़्यादा नज़दीकी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र में हिमायती के रूप में थी। और इस धारा को पर सोचने वाले में यानी कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। यानी कि वो क्या कहते थे? हमें अमेरिका के साथ बेहतर संबंध बना लेना चाहिए, बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए। ये तो कई सारे लोग कहते थे, जिनमें से एक नाम आता है आपके भीमराव अंबेडकर जी का भी। तो इसमें क्या हुआ कि साम्यवाद की विरोधी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए, और ऐसे दलों में भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी प्रमुख थे। लेकिन विदेश नीति को तैयार करने के मामले में नेहरू को खासी बढ़त हासिल थी कि हम नहीं मानेंगे किसी की, तो कोई नहीं हमें रोक टोक। मतलब देखिए क्या था कि इनके पास ये था कि यदि आपको किसी की बात माननी है तो मानिए, नहीं माननी है तो कोई बात नहीं, आप करिए जो भी करना है। और ये कर भी रहे थे, बेशक कर रहे थे, ऐसा कोई इसमें डाउट भी नहीं, आप कर सकते हो कि नहीं कर रहे थे। और जैसे कि लोग कह रहे थे ना कि हमें अमेरिका में शामिल हो जाना, इनका भी कथन जो था कि किस लिए था कि यदि हम अमेरिका में शामिल होते हैं तो क्या होगा हमारा, कि वहाँ से थोड़ा ये था कि इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, सोशली वो काफ़ी स्ट्रांग था अमेरिका। क्योंकि हमने जो USSR का घटना देखे थे, वो तो ना तो उसकी टेक्नोलॉजी बेहतर थी, ना तो उसकी इकोनॉमिकली कंडीशन बेहतर थी, और तभी तो वो बाद में टूट गया। तो इसीलिए ये लोग कह रहे थे कि हमें कहाँ पे जाना चाहिए, बेहतर है ना, कल देखे थे ना हम लोग कि रिश्ते उससे बनाना चाहिए कि जिससे हम थोड़ा सा वो हमसे ऊपर हो। हालांकि हर रिश्तों में ऐसा नहीं होता, ये भी बात आप समझ के चलिएगा कि हर रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं। यदि आप बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग है, आपके पास हर तरीके से फिजिकली हो या इकोनॉमिकली हो, तो मेंटली हो, स्ट्रांग है, तो अपने से कमज़ोर मित्र यदि बनाते हैं या फ्रेंड बनाते हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है इसलिए, या उसको आपकी ज़रूरत है तो आप बना सकते हैं। बेशक ज़रूरी नहीं कि आप सीधे, यदि आप मतलब थोड़ा सा भी पैसे वाले हैं तो अंबानी जी जैसे लोगों को फ्रेंड बनाने की सोचे कि हमसे उनका भला होगा। तो हर चीज़ मतलब हर जगह पे नहीं लागू हो सकती, मैं ये कह रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे भी तक विदेश नीति में भैया हम ऐसे क्यों करेंगे कि हमें देना, क्योंकि उनसे तो वैवाहिक संबंध हमें बनाना नहीं है, ठीक है। हमें ना तो वहाँ से राजनीति लड़ने जाना है, हमें चाहिए कि हमारा आयात निर्यात अच्छे तरीके से चलता रहे। जो भी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी वगैरह का मतलब सीधे से आयात निर्यात का फंडा है, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा,
या हमारे राष्ट्र के नागरिक वहाँ जा रहे हैं या वहाँ के यहाँ आ रहे हैं, तो काफ़ी उनको मतलब प्रताड़ित ना किया जाए। और उसके लिए हमें कुछ ऐसे मतलब रिश्ते बनाने चाहिए ताकि स्ट्रांग हो वो। सीधे से कहने का मतलब ये है, ठीक है। लेकिन अब ये सोचो आप कि हम फैमिली में भी कुछ ऐसा करें तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो अपनी निजी लाइफ में कुछ और ही करना है और वहाँ पे कुछ और। इसलिए दोनों को अभी मैं हमेशा घर और अपने से ही एग्जाम्पल लेते हैं। पूरी पॉलिटी ख़त्म हो गई, बट इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट उल्टा है। अब क्या हुआ कि दो खेमों से दूरी। हमने कैसे दो खेमों से, क्योंकि गुटनिरपेक्षता का मतलब ही है कि आप किसी खेमों में शामिल नहीं होंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। अब हुआ क्या कि आज़ाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था कि हम कैसा करेंगे, शांतिपूर्ण विश्व देखेंगे। और इसके लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। भारत ने इसके लिए शीत युद्ध से उपजे तनाव को कम करने की कोशिश की और संयुक्त राष्ट्र के क्या किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में अपनी सेना भेजी। आप पूछ सकते हैं यहाँ पे कि शीत युद्ध के दौरान भारत किसी खेमे में क्यों शामिल नहीं हुआ था, क्यों शामिल नहीं हुआ था भारत। तो इसमें क्या हुआ था कि भारत अमेरिका और सोवियत संघ की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधनों से अपने को दूर रखना चाहता था। समकालीन विश्व राजनीति की बुक में हम लोग ये सारी चीज़ें जो भी वर्ल्ड वार का है ना, वो या कोल्ड वर्ल्ड वार है, वो सब कुछ देख चुके हैं। यहाँ पे उत्तर अटलांटिक संगठन, दैट मीन्स नाटो, आपको बहुत अच्छी तरीके मैंने कहा भी था कि आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये जो नाटो है, अभी लास्ट यूनिट में मैंने बताया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस में है, मेंस में है। इससे क्वेश्चन बेशक बनते हैं, आप पढ़ेंगे तो भी, नहीं पढ़ेंगे तो भी। इसलिए आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी और नहीं पढ़ते तो कोई बात ही नहीं है। तो इसमें से क्या बताया गया, ये उत्तर अटलांटिक संधि जो हुई थी आपकी, और सोवियत संघ ने इसके जवाब में वार्सा पैक्ट नामक संधि बनाया था। ये किसके लिए था, जो कि नॉर्थ अटलांटिक वाले थे। आपको पता, मैप खोलिए, अभी थोड़ा सा ज्योग्राफी वाला भी हो जाए। अभी तुरंत के मैप खोलिए आप लोग, और पहले यदि वीडियो लेट हो रहा तो बंद करिए और पहले मैप खोलिए, ठीक है। और इसमें देखेंगे आप कि जो अटलांटिक आपका सी है, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है। तो इसमें से ये आपको कहाँ पे दिख रहा, थोड़ा सा ये आप ग्लोब बनाइए। ग्लोब में ये आती है हमारी इक्वेटर, ठीक, इक्वेटर है, और उसके ऊपर आपकी आती है कर्क रेखा, उसके ऊपर आती है मकर रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कि जो उत्तर अटलांटिक एशिया आपका ओशियन है वो कहाँ पे है और दक्षिण अटलांटिक कहाँ पे है। तो उत्तर अटलांटिक हमारा कहाँ पे आता है, कर्क रेखा के ऊपर, ये आपका आता है नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है। और उसके बाद साउथ अटलांटिक कहाँ पे आता है, तो साउथ अटलांटिक ये यहाँ पे आता है इक्वेटर के नीचे। पूरा आपको मैप में दिख रहा होगा, ठीक है, और काफ़ी विस्तृत तरीके से फैला हुआ है। और है कहाँ पे, उत्तर जो अटलांटिक सी है ना, वो एस आकार का है, यानी कि यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ बना हुआ है। ये आपका हो जाएगा नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, और ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो यहाँ से ये साउथ अमेरिका, यहाँ से नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ आपका यूरोप है, और इसके जस्ट बगल पे यहाँ पे क्या है आपका अफ्रीका है। यानी कि उत्तर अटलांटिक और दक्षिण अटलांटिक दो भागों में इसे मतलब दो भागों में बांटा गया है। और इसका जो आकार है वो अटलांटिक सी का एस आकार का, आपको सीधे से इसकी सिचुएशन दिख रही होगी। मैं एक बार फिर बना देती हूँ कि ये आपका ग्लोब हुआ, ठीक, यहाँ से कर्क रेखा, सॉरी वो आपकी 0 डिग्री जा रही है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हो। यहाँ से आपका क्या हो गया, ये आपका पूरा क्या है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। यहाँ से ये नॉर्थ कोरिया नहीं, सॉरी यार, ये नॉर्थ अमेरिका है। और इसके बाद ये आपका हो गया साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका यहाँ पे आपका यूरोप हो गया, और यूरोप के यहाँ से इक्वेटर के ऊपर से ही ये अफ्रीका आता है, ये अफ्रीका हो गया, ठीक है। अब देखिए इसकी सिचुएशन कैसी बन रही है, क्योंकि ये अभी ऐसा है, यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा, इसकी कुछ ऐसी आकृति बन रही है, ठीक है, यानी कि एस के आकार का ये बन रहा है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि यस के आकार का कौन सा ओशियन है, तो आपको बताना है कि अटलांटिक ओशियन, उत्तर और दक्षिण नहीं, अटलांटिक ओशियन है। वो तो इक्वेटर के इधर उधर वो ऐसे बांट दिया गया है कि इक्वेटर किस पार को आप नॉर्थ साउथ कह दोगे, इधर को आप नॉर्थ कह दोगे, ठीक है। तो हमने क्या बात की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
यानी कि नाटो का जो गठन हुआ था, अब कहाँ से हुआ था, अमेरिका वाला ये खेमा था यहाँ पे जो था इक्वेटर की ये ऊपर वाला, और यहाँ के ही यूरोप के भी कुछ राष्ट्र थे, इसमें शामिल हुए थे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इसी के उसमें सीधे से इस इंडिया ने क्या किया था जवाब में कि इंडिया ने नहीं, सोवियत संघ ने क्या बना दिया था, वार्सा पैक्ट। ये जो सोवियत संघ वाले थे, क्योंकि अमेरिकी खेमे ने नाटो का गठन कर दिया था। और इनका आपको याद होगा कि जब हम लोग शीत युद्ध पढ़ रहे थे, मैंने वहाँ पे आपको बताया था, मैंने क्या किताब में ही लिखा था कि ये जो नाटो था ना, इसका था मेन टारगेट कि किसी भी राष्ट्र पे कोई भी हमारी जो इस राष्ट्र में जितने भी मेंबर शामिल हैं, चाहे 10 हो, 20 हो, 40 हो, 50 हो, तो इनमें से जो मेंबर शामिल नहीं है वो किसी एक राष्ट्र पे यदि हमला किया तो माना जाएगा कि वो सभी राष्ट्रों पर हमला किया है और हम सब मिलके उसका बदला भी लेंगे। ये इनका मेन टारगेट रखा गया था। और उसके क्या किया गया कि सोवियत संघ ने क्या बना दिया, प्लीज़ इसे लिखते जाइएगा पॉइंट वाइज, सुनने के लिए बस राम कथा नहीं चल रही जो आप सुन रहे हो, जितनी बातें मैं बोल रही हूँ अभी इफेक्ट जो है वो लिखते जाइएगा। ठीक है, कि नाटो कौन बनाया था और वार्सा पैक्ट कौन लाया था। तो सोवियत संघ के द्वारा वार्सा पैक्ट लाया गया। इन दोनों में ही क्या था कि भारत ने क्या किया कि गुटनिरपेक्षता की नीति को आदर्श माना। संतुलन साधने की एक कठिन कोशिश थी और कभी कभी संतुलन बहुत कुछ नहीं भी सध पाता था। और इसमें क्या हुआ कि 1956 में जब ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया तो भारत ने इस पर 9 उपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की। और इसी साल सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया था, लेकिन भारत ने क्या किया कि सोवियत संघ के इस कदम की सार्वजनिक निंदा नहीं की। और ऐसी स्थिति के बावजूद कमोवेश भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र रवैया अपनाया और उसे दोनों खेमों के देशों ने सहायता और अनुदान दिया। यानी कि हमने क्या किया, ना तो इसमें शामिल हुए ना उसमें शामिल हुए, हमें भैया नहीं शामिल होना किसी में, जब नहीं होना तो फिर ठीक है नहीं हो आप। और इसमें हमें क्या किया गया कि हम एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाते हैं, उसमें हमारे साथ और भी कई राष्ट्र वहाँ पे होते हैं और बेशक दोनों ने ही हमारी कहीं ना कहीं सहायता की है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सुएज नहर, यहाँ पे अब सुएज नहर की बात आ ही गई है तो सो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। एक तो सुएज नहर के बारे में कि सबसे लंबी नहर है विश्व की, उसके बाद कब इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, सॉरी मैं लिख दे रही थी, सुएज नहर का निर्माण ये तो नहीं है, ये तो मुझे पक्का पता कि ये नहीं है। अब आपको बताना है कि सुएज नहर जो थी वो कब बनाई गई थी और कौन कौन से यहाँ पे राष्ट्रों के बीच में है या कौन कौन से महाद्वीपों के बीच में है, इसे बताना है आपको। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये 2 महाद्वीप के बीच में हो, क्योंकि सुएज नहर है विश्व की सबसे लंबी नहर है, कुछ महाद्वीपों को ये अलग भी कर रही है। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, महाद्वीप मैंने बोला, राष्ट्र तो बताइएगा ही, महाद्वीप बताइएगा। और उसके बाद ये भी बताइएगा कि ये कब बनी थी। और मैं अभी हिंट दे चुकी हूँ कि 1956 में सुएज नहर नहीं बनी थी, पहले ही बन चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे अभी सुएज नहर के मामले को लेकर ये मिस्र पर जो आक्रमण था, यहाँ पे विवाद था, ठीक है, वो सब चल रहा था, बट वो उस टाइम पे नहीं बनी थी। अब क्या हुआ कि भारत अभी बाकी विकासशील देशों को गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में आश्वस्त करने लगा था कि पाकिस्तान जो है वो क्या किया कि अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया। और इस वजह से 1950 के दशक में भारत अमेरिकी संबंधों में खटास पैदा हो गई। यानी कि हम क्या कर रहे थे कि अभी तो भैया सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा ये जो पड़ोसी मुल्क है इसने क्या कर दिया, इसने ये कर दिया कि सीधे सीधे जाके वो अमेरिका में शामिल हो गया। अब जब ये शामिल हो गया तो ये तो अब भाई साहब ही थे हमारे, अब भले ही दुश्मन बन गए वो अलग बात है। अमेरिका हमें अपना दुश्मन समझने लगा, यानी कि उसका जो था इधर तभी कभी हमारा मित्र रहा नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि अमेरिका जो था सोवियत संघ से भारत की बढ़त हुई और दोस्ती को लेकर नाराज़ भी था। यानी कि हमने 1971 में हेल्प भी ले ली थी, किससे, रशिया से। अब क्या हुआ कि ये सब देख के अमेरिका के अंदर एक तो पाकिस्तान मिल गया,
हम नहीं मिले, दूसरी की हम क्या कर रहे हैं, सोवियत संघ से हमने हेल्प ले ली। तो यहाँ से सारी घटनाओं को देख के कहीं ना कहीं जो अमेरिका था वो हमसे भड़का हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ कि हम जो पहले पढ़ चुके हैं कि नियोजित विकास की राजनीति, अभी जो इसके जस्ट पहले ही पढ़े हैं, तो यहाँ पे क्या था कि नीति में जोर आयात को कम करने पर था। हमारा टारगेट मेन क्या था कि हम क्या करेंगे, जो हमारा आयात हो रहा है उससे हम कम करेंगे, ठीक है। और जब हमने क्या किया कि आयात को कम किया, तो आयात को कम करने का सीधा सा फंडा है कि हम विदेशी माल जो है उसे कम करने का मतलब हमारा क्या था कि हमने टैक्स बढ़ा दिया था। टैक्स बढ़ा दिया तो अब से कोई नहीं आने वाला था। और इसमें क्या हुआ कि इससे संसाधन आधार तैयार करने पर जोर दिया गया और इसके परिणाम स्वरूप निर्यात के मामले में भी प्रगति बड़ी सीमित थी। और विकास की इस रणनीति के कारण बाहरी दुनिया से भारत का आर्थिक लेना देना बड़ा सीमित था। यानी कि यहाँ पे क्या था कि जो हमने फंडा अपनाया भैया, उसमें तो कुछ मतलब ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहे हैं कि हमने तो कहीं पे शामिल नहीं हुई है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है जहाँ पे तीसरा विश्व युद्ध होने की घटना हो रही थी, जहाँ पे ये था कि मिल जाओ, इधर मिल जाओ, उधर मिल जाओ। बहुत बड़े बड़े महान लोग थे, लेकिन हम लोग इतना कहाँ मानते हैं यार। बड़े होगे तो अपने लिए बड़े होगे, हमारे लिए क्या कर दोगे। तो वही वाला था कि हम तो अपना ही बनाएंगे, हम किसी पे शामिल होने वाले नहीं है। इंडिया वालों ने यही किया। तो अब इसमें देखिए कि एफ्रो एशियाई एकता और इनकी मतलब आप कह सकते हैं कि बुद्धिमत्ता और इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा था। और इसीलिए 5 राष्ट्रीय तो मिलकर गुटनिरपेक्षता का गठन करते, उसके बाद तो अलग कंट्रियाँ शामिल होती हैं आके। तब तक पाकिस्तान खैर बिगाड़ने में तो लगा ही था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एफ्रो एशियाई एकता, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत के आकार, अवस्थिति और शक्ति संभावना को भांप कर नेहरू ने क्या किया कि विश्व के मामले में, खासकर एशियाई मामलों में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का स्वप्न देखा था। और नेहरू जी ने क्या किया कि इनके दौर में एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए। 1940 और 1950 के दशकों में नेहरू जी बड़े मुखर स्वर में एशियाई एकता की पैरोकारी करते रहे। और नेहरू की अगुवाई में भारत ने 1947 के मार्च में ही एशियाई संबंध सम्मेलन या एशियन रिलायंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर डाला था। और यहाँ पे क्या हुआ कि जबकि अभी भारत की आज़ादी मिलने के 5 महीने शेष थे, तभी इन्होंने ये सब काम कर डाले थे। और उसके बाद क्या हुआ कि इसमें यदि हम देखें कि भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास किए। भारत चाहता था कि इंडोनेशिया डच औपनिवेशिक शासन से यथासंभव शीघ्र मुक्त हो जाए, क्योंकि डच आए थे। आपको पता है कि भारत में कई सारे विदेशी यात्री आए, पुर्तगाली आए, फ्रांस आए, यूरोपीय आए, डच आए। हालांकि ये सारे के सारे यूरोपीय थे, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कहोगे, क्योंकि ये सारी जो कंट्रियाँ मैं भी गिन रही हूँ ना, पुर्तगाली थे, ब्रिटेन के थे, यानी कि इंग्लैंड के थे, फ्रांसीसी थे, डच थे, ये वहीं के थे, ठीक है। अभी ये आते हैं तो डच जो थे वो इंडोनेशिया तक ही रह जाते हैं। और यहाँ पे ये था कि क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ ही 1-2 जगह जहाँ पे डचों ने आया, फिर डच का और अंग्रेज़ों का आपको पता होगा कि युद्ध भी हुआ था वेदरा का, ठीक है। वहाँ से तो वो कतई यहाँ पे आने वाले नहीं थे। और उसके बाद से क्या हुआ कि ये थोड़ा सा ना मुझे कन्फ्यूजन हो रहा कि वेदरा का युद्ध जो था 1759 का, वो अंग्रेज़ या फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था या अंग्रेज़ या डच के बीच में हुआ था। प्लीज़ आप से कहीं से चेक करके बताइएगा। हालांकि मैं कल बता दूंगी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी कभी कुछ कन्फ्यूजन हो जाए, क्योंकि हम भी इंसान है, बोल सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा सर्च करके बताइएगा, ठीक है। कि वेदरा का जो युद्ध हुआ था 1759 में हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, क्योंकि जहाँ तक है डच के बीच में या फ्रांसीसी, ठीक है, देखते ही फिर बताते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि भारत जो इसे आज़ाद कराना चाहता था, 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में समर्थन के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी किया। और भारत औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक था। और इसने क्या किया कि उसने यहाँ पे पूरी दृढ़ता से नस्लवाद का, खासकर दक्षिण अफ्रीका में जारी रंग भेद का विरोध किया। और इंडोनेशिया के एक शहर वानडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ। और ये थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कब हुआ था ये एफ्रो एशियाई सम्मेलन और कहाँ पे हुआ था। तो इंडोनेशिया का एक शहर था वानडुंग, ये नाम ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ था। और आमतौर पर हम इस
बानडुइंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं और अफ्रीका और एशिया के 9 स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का यह चरम बिंदु था। और बानडुइंग सम्मेलन जो था हमारा, यहाँ पे क्या हुआ था कि मैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो हमारा सम्मेलन हुआ था 1961 में सितंबर के बेलग्रेड में हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और स्टेट लेवल में तो फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे वाइजत नोट कर लीजिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन था वो कहाँ पे था, कब था। 1961 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड। ये जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू की यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ये सारी चीज़ें, यदि इसका पहला पार्ट आप लोग छोड़ दिए होंगे तो बहुत गलत किए होंगे, इसलिए देख लीजिएगा। यानी कि इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं, इस बुक का 12th क्लास की जो बुक का पहला पार्ट है उससे, क्योंकि अभी हम लोग सेकंड पार्ट का चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए जो आपका 12th क्लास का फर्स्ट पार्ट है उसके चैप्टर पे आपको ध्यान देना है। और उससे पहले कि आप 6th क्लास से पढ़ें तो बेटर होगा। अब देखिए आते हैं कि चीन के साथ शांति और संघर्ष किस तरीके से था, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो चाइना के साथ हमारे रिलेशन कितने खूबसूरत थे, कितना अच्छा था। और चाचा जो आज है उनके साथ क्या क्या रिश्ते थे। और फिर चाइना, क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते होना ना बहुत ज़रूरी है। कल ही हमने बात की थी, इस चैप्टर में ही लिखा हुआ था कि यदि हमें अपने देश का विकास करना है, देश का डेवलपमेंट करना है, तो ज़रूरी क्या होता है हमें कि हम क्या करें, हमारे पड़ोसियों के साथ रिश्ते बेहतर होने चाहिए, ताकि ये डेली हमको यहाँ पे उकसाते ना रहें, डेली हम इन्हीं से ना लड़ते रहें, तो हम आगे का विकास कर पाएंगे। वरना यही है कि हम तो डूबेंगे सनम साथ तुमको भी ले डूबेंगे, कि हम तो विकास करने वाले नहीं हैं पर करने तुमको भी नहीं देंगे। तो जैसे इन्हें पता चला कि डेवलप कुछ यहाँ पे हो रहा, वो आके सीधे कूद पड़े कि हमारा क्या चाहता है, घाटा तो तुम्हारा होने वाला है। तो इस सिचुएशन में इसलिए है कि हमारा विदेश तो छोड़िए, पहले हमारे पड़ोसी के साथ रिश्ते अच्छे होंगे तो बेहतर होगा। और यही हमारे पड़ोसियों के साथ भी होता है कि यदि उनके पास घर में यदि कार नहीं है या गाड़ी नहीं है तो वो तो कोशिश करेंगे कि कभी पंचर तो कर ही दिया जाए, कुछ 10-50 का नुकसान तो हो ही जाए। आपका क्या चाहता है हमारा, कहीं पे थोड़ा सा पत्थर उत्थर मार दिया जाए, हमारा तो है नहीं, तुम्हारा क्यों रहे। और कर भी क्या लोगे हमारा, क्योंकि अब पड़ोसी है, डेली झेलना पड़ेगा आपको। इसलिए थोड़ा सा इनके साथ रिश्ते हमें बेहतर बनाना चाहिए। और हाँ, अभी इसको हम लोग कल देखेंगे। थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ MPPSC के बारे में। सबसे पहले तो आपको क्या क्या इसमें जानना है, सीधी सी है कि अभी नवंबर में फिर से एग्ज़ाम होने वाला है MPPSC PT का, ठीक है। अभी यदि आपने दिया होगा, क्योंकि जो हुआ था 25 जुलाई को, उसमें आपने यदि इन्वॉल्व हुए तो अच्छी बात है। आपके मार्क्स यदि अच्छे रहे, क्योंकि उसका कट ऑफ जो है, देखिए यदि जो कोई जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है 73+ या 75+ मान के चलिए, यानी 70 से ऊपर मान के चलिए कि क्वेश्चन आपके राइट है, तो ही मेंस की तैयारी आप कर सकते हो। बाकी तो फिर से प्री की वही है। लेकिन हाँ, फंडा सीधा होना चाहिए, चाहे MPPSC का हो, चाहे अदर स्टेट PCS का हो, चाहे UPSC का हो। मेंस पढ़िए आप, PT ऑटोमेटिक कवर होता जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें, हालांकि आपने बस इतना बताया कि मुझे MPPSC के बारे में जानना, अब मुझे क्या पता कि उसमें से बहुत सी सारी चीज़ें तो क्या जानना, बट ओवरऑल मैं बता देती हूँ। जो ज़्यादातर लोगों के डाउट होते हैं कि इसमें से क्या होता है कि हम पढ़ें क्या, कैसे पढ़ें, तो सीधा सा है कि कुछ मत करिए, एक अपना सीधा सा टारगेट बनाइए। नवंबर तक का नहीं, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप नवंबर तक का बनाइए फिर फेल हो जाइए, कोई फ़ायदा नहीं। और PT निकल भी जाएगा, मेंस की तैयारी नहीं होगी तो वो भी कोई फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए पूरा आप 1 साल का टारगेट बनाइए, 1 साल अपने आप को दीजिए, पूरा का पूरा 12 से 16, 17, 18 महीने जो भी लग जाए आपको, तो आप पूरे कंसिस्टेंसी के साथ सबसे पहले तो दीजिए। पूरा उसका सिलेबस वाइज आप हर एक की नोट्स बनाते जाइए। प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि खुद से बुक पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा, बेहतर होगा। और यहाँ पे बुक पढ़ने के बाद जब टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो वीडियोज़ का सहारा लीजिएगा या कोई वीडियो देखिएगा, लेकिन बुक पढ़ने के बाद वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एडिशनल बातें आप ऐड कर पाते हो। लेकिन बुक जब पढ़ लीजिएगा आप तब, ठीक है। और बुक से ही आप क्या करेंगे, मेंस की तैयारी करेंगे। और मेंस के साथ साथ ही आप PT का भी सिलेबस डेली देखेंगे, जो भी टॉपिक कर रहे हैं वो सब कुछ देखते हुए
आप उसे करते जाएंगे और बेशक आपका बहुत ईजीली, क्योंकि नवंबर अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर और अगस्त सितंबर, यहाँ पे अक्टूबर नवंबर, तो अभी तो इतना जल्दी मैं नहीं कह पाऊँगी कि हो जाएगा, और इतना जल्दी होता भी नहीं, लंबी जर्नी है, ठीक है। पॉलिटी हिस्ट्री बस से यहाँ का ना तो स्टेट पीसीएस निकलता है और ना तो यूपीएससी निकलने वाला है। इसलिए यदि पूरा अच्छे तरीके से, क्योंकि वहाँ पे भी आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपके कुछ कमीशंस भी है, आपकी पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, वर्ल्ड की हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री तो हटा दिया गया, हालांकि आपको इंडिया की पढ़ना है, उसके बाद हमें वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ना है। लेकिन अब आप वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ने बैठ गए तो पूरा पढ़ डालो, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं पढ़ना पूरा, क्योंकि पूरा लिखा ही नहीं सिलेबस में। आपका पर्वत, पठार, मैदान लिखे, इनको पढ़िएगा, ज्वालामुखी जो भी है उसको पढ़िए। जितना सिलेबस में दिया सिलेबस वाइज पढ़िए, बुक से पढ़िए, उसके बाद वीडियो देखिए और प्रॉपर अपनी नोट्स बनाइए, और फिर उसके बाद बुक भी साइड में रख दीजिए, वीडियो भी साइड में रख दीजिए, और उसको एक एक नोट्स बनते जाएंगे तो अदर सब्जेक्ट उठाइए, पढ़ते जाइए और उसको कंप्लीट ये जो है रिवाइज करते जाइए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि आप क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जितने भी, जैसे आज आपने पठार का टॉपिक पढ़ा, ठीक है, ज्योग्राफी का, तो इसमें से आपको ये देखना है कि मेंस में कौन कौन से क्वेश्चन किस किस ईयर में पूछे गए हैं, कौन से 3 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, कौन से 6 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, कौन से, हालांकि अभी पैटर्न चेंज हुआ कि 3 नंबर के, 5 नंबर के, 10 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि पहले 3, 6, 12, 15 के आते थे, ठीक है। इसलिए आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन कितने तक बन सकते हैं किस टॉपिक से। और सिलेबस में आपको लिखा गया होगा कि हर यूनिट से 3, 5 और 12-15 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, हर यूनिट से इन नंबरों के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आपको पठार से 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी निकाल लेना है, पठार से 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन निकाल लेना है, आपको 15 नंबर वाले भी क्वेश्चन निकाल लेना, 10 नंबर वाले भी क्वेश्चन आपको निकाल लेना है। और क्वेश्चन जितना भी पढ़ेंगे उसका प्लीज़ आप मेरी यदि बात मानेंगे तो यहाँ पे बेशक आप इससे कर सकते हैं कि, क्योंकि देखिए ये लंबी जर्नी है। यहाँ पे आप सोचोगे कि 2 दिन में हो जाएगा, तो मेरे पास कोई आइडिया ऐसा है नहीं, कोई मैजिक भी नहीं कि बता दूँ। यदि होता तो काश मैं भी पहले ही अपेयर कर चुकी होती और कई सारे मेरे पास पोस्ट होते। इसलिए कड़ी मेहनत सिर्फ सक्सेस का एकमात्र रास्ता है। तो आपको 1 साल का पूरा टाइम लेना पड़ेगा, अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी और मेंस करिए, पीटी मत भागिए। पीटी के लिए आपको और करंट अफेयर कोई भी एक मैगजीन फॉलो करिए, चाहे प्रतियोगिता दर्पण फॉलो करिए, चाहे कोई भी, और आपको IAS पॉइंट के व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में सारी मैगजीन जो भी हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपको मिल जाती हैं, ठीक है। नहीं मिल रही है तो बेशक आप एडमिन वगैरह होते उन्हें SMS किया करिए कि ये मैगजीन चाहिए, ये चाहिए, आपका हक है, बेशक आप कर सकते हो। जब भी कभी कोई बुक ना मिले, कोई चीज़ें ना मिले, हमने इसमें पूरी अलग से टीम है जो मैनेज कर रही है, उनका सिर्फ एक ही काम है कि आपको सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराना, हालांकि जिसमें कॉपीराइट नहीं आ सकता है वही। तो इसमें क्या करना है कि आप, यदि कॉपीराइट वाला इशू नहीं होगा तो आपको वो चीज़ें जो चाहिए हर चीज़ अवेलेबल होगी, बस आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा टाइप करके एडमिन्स में से किसी को, क्योंकि हो सकता है कि ग्रुप में आप लोग ग्रुप यदि खोल दिया जाए ना सबके लिए तो काफ़ी कचड़ा मचा के रख देते हैं, इसलिए ग्रुप में हो सकता है कि बैन हो, एडमिन ही सिर्फ चैट कर पाते हो। लेकिन आप उन्हें पर्सनली SMS कर सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि हमें ये बुक चाहिए, ये मैगजीन चाहिए, ये न्यूज़ चाहिए, वो आपको बेशक प्रोवाइड कराएंगे, चाहे कहीं से भी कराएं, ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लीजिए कि मटेरियल कहाँ से मिलेगा, बट हाँ, लेकिन थोड़ा आपको कंटिन्यूटी बना के और पूरा एक लंबा टाइम दे के और आपको इसकी तैयारी करना पड़ेगी यदि सच में निकालना है। नहीं तो यही फिर से आप भागम भाग नवंबर तक की तैयारी करेंगे, हो नहीं पाएगा, उसके बाद फिर से यार फेल हो गए, क्या हुआ। तो अच्छा होगा कि आप अच्छे तरीके से करें और सिलेबस छोड़ के मत पढ़िएगा कि आपने बुक उठा ली पॉलिटी की, अब लगे पढ़ने, क्या क्या पढ़ डाले भैया, उसमें कुछ है ही नहीं। अब 1935 और 1919 का एक्ट बस पढ़ना है हमें, और हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमारे सिलेबस में उतना ही दिया हुआ, अब हम पढ़ रहे हैं 1856 का भी पढ़ रहे हैं, 92 का भी पढ़ रहे हैं, 91 का भी पढ़ रहे हैं, 1773 का एक्ट भी पढ़ रहे हैं। काहे पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में वो है ही नहीं, कभी पूछा ही नहीं जाएगा, हम क्यों पढ़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत के या कोई कहे पॉलिटी के कुछ ही पॉइंट्स है जो हमें पढ़ने सिलेबस में डिफाइन किया गया है, और जब हमें अपने मन से ही करना है तो क्यों करना है
मतलब फिर करें अपने मन से। इसलिए सिलेबस के थ्रू मैं तभी बता रही हूँ कि पढ़िए, बेशक पॉलिटी उठाइएगा आप, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि सिलेबस में संविधान सभा दिया गया है तो हमें संविधान सभा ही पढ़ना। अब आपको ये देखना है संविधान सभा में पीटी से कैसे क्वेश्चन बने, मेंस में कैसे क्वेश्चन बने हैं, और उसको आप एक एक करके मेंस के तो बिल्कुल लिखते जाइए, क्योंकि लिखना भी पड़ता है, और उसके साथ साथ आप ऐसे वगैरह का भी तैयार करते रहिए। और एक मैगजीन, डेली आप करंट अफेयर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो एक मैगजीन ज़रूर फॉलो करिए, कोई भी एक मैगजीन। प्रतियोगिता दर्पण बेस्ट है, कोई और करना चाहते हैं आप लोग तो मतलब कहना मैं ये चाह रही हूँ कि आप जो ईयरली हम लोग करते हैं स्पीडी वगैरह, वो तो ठीक है, ईयरली कंपाइलेशन मिल जाता है हमारा, लेकिन एक हम यदि मंथली करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमें ऐसे भी लिखना है। ठीक है, आपका ऐसे का जो टॉपिक है ना, आपको पता होगा कि ऐसे में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे में सीधा सीधा दे दिया गया समकालीन मुद्दा, सिलेबस में लिखा हमारे समसामयिकी मुद्दा, समकालीन नहीं समसामयिकी मुद्दा। अब लो भैया, समसामयिकी मुद्दा में कुछ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि इसमें टॉपिक नहीं दिया है। कुछ भी जो भी हमारे इर्द गिर्द आसपास जो भी हमारे इंडिया में एमपी में कुछ भी चल रहा है ना, उससे पूछ लेगा। कोविड चल रहा है, उसी से पूछ लेगा। कहीं और घटनाएं हो रही हैं, अभी तालिबान का मुद्दा चल रहा है, उससे पूछ लेगा। तो कुछ भी पूछ सकता वो, क्योंकि उसने लिख दिया समसामयिकी मुद्दा। 1000 वर्डों में लिखना, थोड़ा बहुत नहीं लिखना। इसलिए समझ के चलिएगा कि कैसे आपको करना है और कैसे आप इसे हैंडल करोगे। ठीक है, इसलिए मैगजीन पढ़ोगे, और मैगजीन में कुछ आर्टिकल्स वगैरह दिए रहते हैं, या तो घटना चक्र भी अच्छी होती है, तो जो भी मिले आपको इजीली आप उससे परचेज करके मार्केट से ले रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं ले रहे हैं, पीडीएफ से पढ़िए, जैसे भी मिल रहा है वैसे पढ़िए, लेकिन हाँ एक टारगेट बनाइए कि बस 1 साल हमें इसके लिए लेना है, और 1 साल ईमानदारी से आप देंगे तो एमपीएससी मुझे नहीं लगता कितना टफ एग्ज़ाम है जो कि आपका निकल नहीं पाएगा। क्योंकि अभी का जो पेपर हुआ था ना, इस बार का क्वेश्चन बहुत ईजी थे, एक भी बिना पढ़ा हुआ कुछ नहीं आता। बस दिक्कत क्या थी ना, लोगों के पास जिनका हुआ नहीं, कि ना तो रिवाइज था उनका, बस इसी चक्कर में कि हम पॉलिटी को इतना पढ़ेंगे, हिस्ट्री का इतना पढ़ेंगे, क्योंकि हमें यकीन नहीं कि सिलेबस में लिखा क्या है और पूछेगा क्या, और इसलिए हम लोग मात खा जाते हैं और बस हम मतलब ओवर जाने लगते हैं। और जितना लिमिट में रहेंगे आप लोग, स्टडी मटेरियल जितना लिमिट होगा, और नोट्स बनाना तो कतई मत छोड़िएगा, कतई मत छोड़िएगा नोट्स बनाना। खुद के नोट्स बहुत काम आते हैं, और ये बाद में रियलाइज़ होता है हमें कि अभी जब आप पढ़ोगे 4 बुक उठाओगे, पॉलिटी ही पढ़ रहे हो ना, उसके लिए लक्ष्मीकांत भी उठाओगे, डीडी वसु भी उठाओगे, और कहीं से भी कुछ करंट इशू गूगल से भी सर्च करोगे। ये सारी चीज़ें जब आप रिवाइज करोगे कहाँ पाओगे, याद भी नहीं रहेगा कि हमने कहाँ पढ़ा था इसे। इसलिए अपने नोट्स में वो सारी चीज़ें एक जगह मेंशन कर लोगे। अब किसी की ज़रूरत नहीं, रिवाइज के टाइम आप सिर्फ नोट्स, और कोई काम नहीं आएगा आपका। इसलिए नोट्स मेहनत लगेगी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट बनाइएगा ज़रूर, मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको। और एमपीपीएससी मेरा मानना है कि इतना टफ़ नहीं है। मुझे लगता है जितने भी स्टेट पीसीएस है ना, उनमें सबसे ईजी कोई है एमपीपीएससी, क्योंकि ना तो आपका यहाँ पे ऑप्शनल लेना पड़ता है, ना तो टफ। इतने पीटी के क्वेश्चन तो आप देखते हो कि 1 लाइनर आते, कोई भी इतना टफ नहीं रहता है। और देखिए अभी भी जितने क्वेश्चन आए थे ना, इतने कसम से देख के ना ऐसे लगता था कि बस एक ही बात थी कि कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा क्रिएट था, क्योंकि क्वेश्चन ना तो कोई लगा के गया, और ना ही मैंने जितने लोगों से बात की यही था कि हमने क्वेश्चन नहीं लगा के गए थे, और यहाँ पे रिवाइज नहीं किए थे। रिवीजन सक्सेस का मेन मंत्र है, और इसे करना पड़ेगा। एंड आई होप कि आपको मैं समझा पाई होंगी। लेकिन हाँ, कुछ भी डाउट है तो डायरेक्ट आप लिखिएगा, ठीक है, कि इस पॉइंट पे या ये टॉपिक पे कि हमें तैयारी कैसे करना है, हमें कौन सी बुक पढ़ना है, क्या करना है। मैंने ओवरऑल बस एक आपको क्या कहते हैं ब्लूप्रिंट के टाइप में बता दिया है। अब आप एक एक करके जो भी बताएंगे वो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, या कि आप जो भी आपके एडमिन्स हैं उनमें से किसी को एसएमएस करके तो वो आपको पूरा सब कुछ समझा देंगे। तो जहाँ भी हो, देखिए आप लोग हम लोगों से ऐड हैं तो बिल्कुल हिचकिचाहट मत माना करिए। जब भी आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की स्टडी से रिलेटेड, सिर्फ मैं स्टडी से रिलेटेड बोल रही हूँ, हालांकि इकोनॉमिकली हम लोग हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतना है नहीं, ठीक है। तो होता तो ज़रूर किया जाता है, और जो भी हो पाता है करते भी हैं। तो लेकिन जैसे भी मतलब जिस भी तरीके की हम लोग हेल्प कर पाएंगे, कि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जो भी मिल रहा है जहाँ से भी मिलेगा आप बेशक बात कर सकते हैं। आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई भी आपको चीज़ें समझ में नहीं रहे, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा ना, इनफैक्ट आप पूछ सकते हैं बेशक आप अनिल सर को, शशांक सर को, यानी कि जो आपके एडमिन हैं ग्रुप के,
उनमें से आप बात कर सकते हैं। और इन जो मैंने 2 टीचर्स का नाम लिया, अनिल सर या शशांक सर, तो क्योंकि ये आपको पूरी डिटेल देंगे, और चाहे रात के 12 बजे आप कॉल करें, चाहे दिन सुबह कॉल करें, जब भी आपको कोई क्वेश्चन भी आ रहा है ना, कोई टॉपिक है आपका सब्जेक्ट का ही नहीं समझ में आ रहा, आप इनको कॉल कर सकते हैं। एंड मेरे से भी बात करनी हो तो बेशक आप इनसे बोल सकते हैं, तो ये मेरे से भी बात करा देंगे। इसलिए आप लोग बस पढ़िए, हम लोगों का एक ही मकसद है कि आप लोग पढ़िए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। और किसी तरीके का आप बहाना बनाएंगे तो अच्छी बात नहीं। जब हम लोग इतनी गारंटी ले रहे हैं कि जो भी चाहिए हम प्रोवाइड कराएंगे, तो फिर बहाना मुझे नहीं लगता कि बनाना चाहिए। और ये भी है कि जितना MPPSC में लग रहा है, जितना सिलेबस है, उस अकॉर्डिंग से मटेरियल तो आपको बेशक हम लोग इजीली अवेलेबल करा सकते हैं। बस आपको बताना है, कुछ आप खरीद सकते हैं तो खरीदिए, बेशक आप मार्केट से। वो बहुत अच्छी बात होती है कि हमारे पास हार्ड कॉपी होती है, पर जिनके पास प्रॉब्लम है वो बहाने ना बनाए, सपने साकार करने के कई तरीके होते हैं। तो इसलिए बहाने बनाने से अच्छा कि आप लोग तैयारी कीजिए। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी फिर कह रही हूँ कि जो भी कोई भी डाउट हुआ करे, प्लीज़ आप लोग पूछ लिया करिए, एडमिन से आप संपर्क किया करिए, वो आपकी बातें हम तक या जो भी हमारे टीम मेंबर हैं उन तक पहुंचाएंगे। और जो भी हो पाएगा हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे, मतलब पीछे तो नहीं हटने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जब ऐसा कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, थोड़ा आप भी कॉन्फिडेंस लाइए कि हम कर सकते हैं, आई कैन डू इट। क्योंकि जब हम लोग आप लोगों के लिए कर सकते हैं कि कुछ भी चाहिए आपको देंगे हम, तो फिर आप लोग भी पीछे मत हटिए, आगे बढ़िए, ताकि हम लोगों का जो कर रहे हैं ना, थोड़ा सा मेहनत भी रंग लाए कि यार एग्जैक्टली जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है उससे। इसलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।